नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए 1 अप्रैल 2025 से एएमसीज को म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करने होंगे और साथ ही एक और नियम में एनएफओ से जुटाई गई रकम की राशि को 30 दिन में निवेश करना भी अनिवार्य होगा। आपको बताएंगे कि नियमों का आपके निवेश पर कितना असर होगा और कैसे पता करें अपने फंड के स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा। विकास और पूनम दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस या निवेशकों के हितों में सभी कई फैसले लेती आई है। कंसल्टेशन पेपर जारी होता है और उसके बाद वो नियम बन जाते हैं। पिछले साल हमने देखा स्ट्रेस टेस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, खासतौर पर जब स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा निवेश आया था। उसमें रिस्क मैनेजमेंट को लेकर सभी ने संज्ञान लिया और कहा कि एएमसी से आप क्यों नहीं स्ट्रेस टेस्ट करें अपने स्मॉल कैप या मिड कैप फंड का खास तौर पर। मैं विकास आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ ये स्ट्रेस टेस्ट क्या है, थोड़ा सा अगर हम इसको रिवाइंड करें, बैकग्राउंड में समझना चाहें। क्या एएमसीज ने कहा था और स्ट्रेस टेस्ट कैसे कैसे कर रही हैं ये एएमसीज? धन्यवाद स्वाति जी अपने शो पे बुलाने के लिए। हेलो पूनम जी। देखिए स्वाति, क्योंकि सेबी हमेशा निवेशक जो होते हैं उनके इंटरेस्ट को पहले ध्यान में रखते हैं, तो स्ट्रेस टेस्ट का मतलब ये हो गया कि वर्ड इटसेल्फ सेज कि यदि किसी तरह का मार्केट में स्ट्रेस आ गया, स्पेशली हम कैपिटल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, किन्हीं भी रीजन से हो, जैसे अभी ट्रेड वॉर की बात चल रही है या ट्रेड वॉर की वजह से आपका काफी सारा जो है सेल ऑफ हुआ मार्केट में, और इसमें आप देखेंगे कि इम्पैक्ट सबसे ज्यादा स्मॉल और मिड कैप फंड्स में आता है। रीजन बीइंग ये काउंटर्स थोड़े से इलिक्विड होते हैं, और इलिक्विड का मतलब ये हो गया कि जब फंड मैनेजर को अचानक से कहीं से रिडेम्पशन का प्रेशर आ गया, तो फंड मैनेजर कितनी इजीली उस फंड को मार्केट में वो जो स्टॉक्स की बास्केट है उसको बेच सकते हैं, निकल के निवेशकों को पैसा वापस दें। तो बेसिकली इसी के अराउंड पूरा ये घूमता है कि चाहे वो इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाए या करेंसी फ्लक्चुएशन हो जाए, जैसे अभी हो रहा है, या ट्रेड वॉर हो गया या इकोनॉमिक सिचुएशंस खराब हो जाए, तो मल्टीपल रीजन से क्या होता है कि स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उनको बेचना इतना इजी नहीं रहता। और उस समय क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट करने में अटक जाते हैं। तो सेबी ने बोला कि आप हमें ये बताइए कि आपके फंड्स में जितना आपका एयूएम है, स्मॉल कैप फंड्स में स्पेशली, कितने दिनों में आप अपने फंड को 50% या 25% अगर बेचना हो तो आप बेच पाए। इस सब की स्टडी की गई और फंड हाउसेस ने अपना अपना एक दे दिया कि हम कितने दिनों में ये फंड्स को लिक्विडेट कर सकते हैं। वो चीज हो गई स्ट्रेस टेस्ट, कि आपका लिक्विडेट करने का कितने दिनों में ये प्रावधान हो सकता है, चाहे वो 50% या 25% हो। ऐसा होगा ही जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक स्टडी था कि ताकि निवेशकों को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मेरा जो पैसा है वो फंड हाउसेस में सेफ है, और अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी कभी तो वो मुझे इजीली मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमने देखा कि ये एक प्रैक्टिस बना एएमसीज ने। देखिए आपके सामने एक आंकड़े भी हैं। हालांकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, सारे आंकड़े दिखाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमने कुछ म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े बताए आपको, नंबर्स दिखा रहे, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, सब स्मॉल कैप फंड्स है बाय द वे। एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है। तो 5% जो आपका पोर्टफोलियो है या उसको लिक्विडेट करने के लिए स्मॉल कैप का, जैसे निप्पॉन इंडिया को 36 दिन लग जाते हैं, 25% वही लिक्विडेट करने के लिए 18 दिन लग जाते हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप को 50% जो एसेट है लिक्विडेट करने के लिए 60 दिन का समय लग जाता है, मतलब 2 महीने लग जाएंगे। और ये आपको बताएं जनवरी के आंकड़े हैं जो एएमसी से अपने अपने वेबसाइट पे पोस्ट किए हैं। वही 25% जो पोर्टफोलियो है वो लिक्विडेट करने के लिए 1 महीने का वक्त लगेगा। एसबीआई स्मॉल कैप में यही टाइम ज्यादा लग रहा है, 63 दिन का टाइम लग रहा है 50% पोर्टफोलियो के लिए। 32% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने के लिए 32 दिन का समय लग रहा है। वही मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप को देखें तो यहाँ पर कुछ कम टाइम लग रहा है, 16 दिन का 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने के लिए और 25% 8 दिन का समय लग रहा है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है, जो एएमसीज हैं जिनका एयूएम ज्यादा बढ़ा है वो ज्यादा टाइम ले रही है एज कंपेयर टू जो एएमसीज है जिनका एयूएम, जो फंड साइज है वो कम है, वो थोड़ा जल्दी लिक्विडेट कर पा रही हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए पूनम,
एक इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा है? मैं अगर एएमसी की वेबसाइट पर जाके देख लेती हूँ कि मेरे फंड जो हैं, वो कितनी जल्दी मेरी एएमसी लिक्विडेट कर पा रही है, उससे मेरा कहीं स्ट्रेस बढ़ तो नहीं रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि अरे कुछ अभी मार्केट वॉलेटिलिटी आती है, तो एचडीएफसी तो 60 दिन में करेगी, तो मेरा तो स्ट्रेस बढ़ गया। या फिर ये ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए या एक मोर फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए, अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने के लिए ये आपको निर्णय सही लग रहा है? स्वाति, जैसे विकास जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है और क्यों उसको एक उसके लिए स्टैटिस्टिक्स जरूरी है। तो ये सेबी की जो एक कंटिन्यूअस एक कोशिश रहती है इन्वेस्टर्स को एट ऑल टाइम्स ट्रांसपेरेंसी देने की और उनका फायदा उनके लिए, उनके इंटरेस्ट में, उनके हित में काम करने के लिए, उसकी तरफ ये एक और कदम है। ये पहले से था, ये सब पहले से पता था, बट ट्रांसपेरेंसी उसको वेबसाइट पे टाइम टू टाइम लाके रखना इज वन स्टेप फॉरवर्ड, कि जहां पे आपको एट ऑल टाइम्स पता चलेगा कि मेरे पैसे कितने समय में हमें वापस मिल सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि इलिक्विड स्टॉक, लिक्विड स्टॉक, और जब स्ट्रेस आता है तब अगर एक साथ सब चौतरफा रिडम्पशन आए तो फंड मैनेजर कितनी जल्दी वो उस पैसा निवेशक को पहुंचा सकते हैं। वैसे तो एज पर सेबी गाइडलाइन T+2 डेज में इन केस ऑफ इक्विटी फंड्स और T+1 डे में इन केस ऑफ डेट फंड्स वो पैसा एक निवेशक को मिल जाना चाहिए। पर इन केस ऑफ स्ट्रेस ये समय कितना हो सकता है, ये जानने की बात है। अब आपने स्टॉक्स ले लिए हैं, एएमसी के पास वो स्टॉक्स हैं, और जब एकदम रिडम्पशन आता है और बहुत सारा रकम होता है, हजारों करोड़ की बात होती है, तो एक साथ उतना सामने लेने वाला होना चाहिए। एक्सचेंज के ऊपर लेना और देना कंटिन्यूस चलता है, तब जाके एक ये फ्लो बनता है। तो अगर सब बेच रहे हैं तो लेने वाला कोई भी नहीं होगा, तो आपको समय लगेगा। तो ये इन्वेस्टर को अपनी रिस्क समझ के निवेश करना है। ये एक और स्टेप बताया गया है कि आप अपनी रिस्क को कितनी समझे। जैसे आपको याद होगा स्वाति, एक कलर कोडिंग का दिया गया कि आप कलर कोडिंग करिए कि कितना रिस्की है आपका फंड। तो निवेशक समझ के, कोई फर्क नहीं पड़ा हालांकि निवेश में, बट उन्हें समझ आया कि वो कितने रिस्क से अवेयर हैं और जानते बूझते ये निवेश कर रहे हैं। ये इस स्टेप है कि कभी कोई निवेशक ये उठ के ना एक आरोप लगा दे फंड हाउस पे कि हमारा T+2 डेज में पैसा क्यों नहीं आया। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा रिडम्पशन आता है तो कितना समय लगेगा, ये एक रिस्क समझ के जब एक निवेशक पूनम, आपने बिल्कुल सही बात की। तो और ये जो प्रैक्टिस था पिछले साल से ही एएमसीज ने शुरू कर दिया है। अब इसमें नया क्या है? नया ये है कि आपको मैंडेटरी डिस्क्लोजर करना ही करना है। 1 अप्रैल 2025 से आपको इसे फॉलो करना ही करना है। और आप एज अ निवेशक आपके एएमसी जो फंड लिया है उसके वेबसाइट पर इसको आसानी से देख सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई नौबत आने का हमने पिछले कई महीनों से देखा है, कोई नौबत नहीं आती है कि आपको पूरा का पूरा अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट करना पड़े। बाजार की वॉलेटिलिटी में भी फंड डटकर खड़े हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है आप सबके लिए। एक और नियम एनएफओ, ये भी काफ़ी ज़्यादा विकास इस पर चर्चा होती रही है और इसमें भी अब 1 अप्रैल 2025 से इस नियम लागू प्रॉपरली हो जाएंगे कि एनएफओ जो इतने सारे आ रहे हैं, हज़ारों करोड़ की रकम आती है। अब जो आपकी एएमसी है, आपका जो एनएफओ का पैसा है वो बाजार में कब तक लगा रही है? 30 दिन में लगाना है, 30 दिन में नहीं लगाएंगे तो कंडीशनल बेसिस पर 60 दिन आपको मिल सकते हैं, वरना वो एएमसी नई एनएफओ नहीं ला सकती है और आप एज एन इन्वेस्टर उस फंड से एग्जिट भी ले सकते हैं विदाउट एग्जिट लोड। तो क्या फायदे हैं इस नए रूल के? तो देखिए स्वाति, उसका पर्पस ये है कि आप एनएफओ लेके आए हैं, आपने एक वादा किया या जो भी आपने प्रॉमिस किया है कि हम इस तरीके का एक फंड मैनेजमेंट करेंगे, और फिर यदि उसके लिए बहुत ज्यादा समय ले लिया आपने, तो वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, पहले 60 डेज तक का विंडो होता था, उसको उन्होंने भी 30 डेज का विंडो कर दिया कि आप जो पैसा आपका जमा होता है एनएफओ पीरियड में, आप उसको अब डिप्लॉय करिए, और डिप्लॉय करके उस फंड की जो फिलॉसफी आपने तय की थी अब वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। और यदि वो फेल हो जाते हैं ऐसे एनएफओज या फंड हाउसेज, तो फंड जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड के, जैसा आपने बताया। तो पर्पस अगेन सेबी का यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेबी, क्योंकि एनएफओज में स्वाति कई बार कैसा होता है कि 2000 करोड़ 4000 करोड़ भी जमा हो जाता है, एक बड़ा पैसा भी जमा हो जाता है निवेशकों का। और जब वो पैसा जमा हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंड मैनेजर एक बहुत बड़ा पैसा लेके
उन्होंने बस वो लिक्विड फंड में डाला हुआ है और वो अपने मर्जी से विल और विश के ऊपर निवेश कर रहे हैं। तो इसलिए, और हालांकि विंडो देना जरूरी भी है बिकॉज मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, तो फंड मैनेजर्स चाहते हैं कि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तब वो डिप्लॉय करें। तो इसीलिए ऐसा नहीं किया उन्होंने कि एनएफओ आपने पैसा कलेक्ट किया और अगले दिन से ही आप निवेश कर दीजिए, क्योंकि उनको भी विंडो मिलनी चाहिए। तो 30 डेज का जो विंडो दिया है वो दिया है। कुछ एक दो कंडीशंस और भी रखी हैं कि मैंडेटरी स्ट्रेस टेस्ट एनएफओस जब हो जाए तो उसमें भी आपको देना पड़ेगा कि जब ये लिस्ट हो जाए उनका फंड। और थोड़ा इन्होंने ये भी रखा है कि जो एएमसी के टॉप मैनेजमेंट होगी या एम्प्लॉइज होंगे, प्रोपोर्शनली कुछ पैसा उनका भी उस एनएफओ में लगना चाहिए, ताकि स्किन इन द गेम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनएफओ सिर्फ निवेशक लगा रहे हैं, बट आप ये वैसा हो गया कि हलवाई को अपनी मिठाई खुद भी खानी पड़ेगी। हाँ, और पूनम एएमसीज तो ये कह रही है कि देखिए मार्केट वॉलेटिलिटी को देखकर हमें ये पैसे लगाने पड़ते हैं। अब मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है तो एएमसीज तभी कुछ कैश पर बैठी रहती हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने, हालांकि ये जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ऑलमोस्ट 100% का रहा है। 99% 30 दिन के अंदर ही लगाती हैं एएमसीज। एक आध कुछ मामले ऐसे आए हैं जहां पर नहीं लगाए गए हैं पैसे। वो ऐसे केसेस जब मार्केट वॉलेटिलिटी हमने पिछले 5-6 महीने में ज़्यादा देखी है। शायद ये इस लूप होल को शायद पूरी तरीके से फिलअप करने के लिए ये जो नियम है इसको मैंडेटरी किया गया है। वेरी स्मॉल रिएक्शन पूनम। या सो इन्वेस्टर पैसा लगाता है मार्केट में, एनएफओ हो चाहे कोई भी इक्विटी फंड में हो, ये देख के कि मार्केट में उसका पैसा लगे। अगर 30 दिन से ज्यादा उसका पैसा नहीं लगता और वो कैश में फंड मैनेजर पास पड़ा है, तो वो उनको लगता है कि ये उनके पैसे के साथ जस्टिस नहीं हुआ। सो टू कर्व दैट, और कई बार जैसे आपने बताया वोलेटिलिटी को देखते हुए 30 के बजाय उससे ज्यादा दिन भी लग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टाइम लिमिट 30 दिन इज नॉट अ स्मॉल टाइम। इन्वेस्टर्स जो फंड मैनेजर पर विश्वास करके उनके एक्सपर्ट और एबिलिटी को देखते हुए अपना पैसा देते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका पैसा जल्द से जल्द मार्केट को एक्सपोज करे और उन्हें उसके रिटर्न्स मिले। सो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स के हित में ही है, मुझे लगता है। और वोलेटिलिटी जैसी सिचुएशन से फंड मैनेजर्स पहले से ही, जैसे आपने बताया, डटे हुए रहते हैं, उनके पास स्ट्रेटजीज पहले से होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स दे हैव इन प्लेस। तो ओके, तो ये रही दो नियमों पर खास चर्चा हमारे दोनों एक्सपर्ट से। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर भी हमारे शो में शामिल हो चुके हैं, पंकज हदिया जी। पंकज जी, सर स्वागत करते हैं। पूछिए, क्या जानना चाहेंगे, सवाल? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैम, मैं भी आपका रेगुलर देखता हूँ। मैम, मैंने भी आपको बताया था कि मैंने 5,000 टोटल मेरा SIP है, जिसमें SBI स्मॉल कैप 2,000, SBI मैग्नम मिड कैप 1,000, HDFC डिफेंस फंड 1,000 और टाटा लार्ज मिड कैप 1,000। तो मैम, ये मुझे अराउंड 70 to 75 लाख का मेरा पोर्टफोलियो मेरी रिक्वायरमेंट है आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। तो ये ओके है फंड, और मैं एवरी ईयर 10% का इंक्रीमेंटल बेस मैं करता जाऊंगा। तो इज इट ओके? ठीक है। और कोई चेंजेस करना चाहिए मुझे फंड में? ओके। विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्मॉल कैप रखा इन्होंने, एसबीआई के दो फंड्स हैं, एक मिड कैप भी है, एक अपने पोर्टफोलियो में सेक्टोरल फंड भी डाला है इन्होंने, वहीं टाटा का लार्ज एंड मिड कैप है। तो प्योर लार्ज कैप फंड तो नहीं है इनके पास, बट मीनवाइल पोर्टफोलियो बताइए कैसा लग रहा है? स्वाति, नए निवेशक हैं, शायद इन्होंने अभी कोई बहुत बड़ा इनका कॉर्पस क्रिएट भी नहीं हुआ है। तो स्टार्ट इस तरीके से मैं इनको एडवाइस करूंगा करंट मार्केट के देखते हुए कि आप एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई मिड कैप को मर्ज करें एसबीआई मल्टी कैप फंड में। तो आपको क्या है, लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा, स्मॉल का भी और मिड कैप का भी। प्लस फंड मैनेजर डायनेमिकली मैनेज करेंगे कि रिमेनिंग 25% मार्केट कंडीशंस को देखते हुए कौन सी मार्केट कैप में उसको शिफ्ट करना है। तो उसको मर्ज करके 3,000 का जो सिप है वो इसमें कर दीजिए। टाटा के लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप बने रहें। डिफेंस फंड एक सेक्टर बेट है, थोड़ा रिस्की बेट होता है। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट लास्ट 6 महीने से डिफेंस सेक्टर ने इतना अच्छा नहीं किया, बहुत ट्रिकी होता है। आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा पंकज जी, कि जब आपको अच्छा मौका मिले, डिफेंस फंड में अच्छा पैसा बन रहा होगा तो एग्जिट कर लीजिएगा। वो मौका कब होता है? जनरली जब ब्रॉडर मार्केट्स आपके ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही होंगी, और ये डिफेंस फंड ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा, कंटिन्यूसली 2 to 3 क्वार्टर्स में अगर आउट परफॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं वो पीक होना शुरू हो जाएगा, तब आप एग्जिट कर लीजिएगा। आपने जो 5,000 का सिप किया, अगर 12% की एसटीपी स्टेप अप करते हैं,
तो रफली आपका 62 लाख का कॉर्पस बनेगा, स्लाइटली लेस देन की जो आपका टारगेट है 70 लाख का। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप 5700 कम से कम आप अपना निवेश करिए, और अगर 15% से आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो गया तो राइट। 70 लाख आपका अचीव हो जाएगा। ओके, तो ये रही पंकज जी आपको राय, आपको क्या बदलाव करने हैं अपने इस पोर्टफोलियो में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, पर ब्रेक के बाद हमारे अगले कॉलर है हमसे बातचीत करने के लिए रेडी। श्यामला जी हमारे साथ होंगे बातचीत करने के लिए, पर आपके पास आएंगे, बात करेंगे आपसे। बस थोड़ी देर में बने रहिए कॉल पर, और आप सब दर्शक भी बने रहिए हमारे शो के साथ। आज मनी गुरु में हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, पूनम रुंगटा और विकासपुरी से हमारी चल रही है खास बातचीत। हम कुछ दर्शकों के सवाल भी आज शो में कर रहे हैं शामिल। श्यामला भट्ट जी का सवाल हमारे पास आया है। 9000 की उनके मौजूदा एसआईपी है, 30 से 35 साल तक के निवेश करने का लक्ष्य है, पोर्टफोलियो रिव्यू करने की वो सलाह मांग रही हैं, और फंड कैसे हैं बताइए। पूनम, जरा इनका पोर्टफोलियो देखिए। इनका ऑल इन ऑल 9000 के निवेश में निपॉन इंडिया का लार्ज कैप भी ले रखा है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप भी है, एडलवाइस का मिड कैप ले रखा है, महिंद्रा मल्टी एसेट एलोकेशन है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है, कोटक मल्टी कैप फंड भी है, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया फोकस 9 फंड है। लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से हर एक जगह उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट रखा है। कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो आपको? काफी वैसे तो इतना 20,000 का उन्हें 9 मिलता है, ये ओवर डाइवर्सिफाइड लगते हैं इतने सारे फंड देना पोर्टफोलियो। और इन्होंने अलग अलग एएमसी के सब अलग अलग कैटेगरी के फंड रखे हैं, वो चालू रख सकते हैं इस पोर्टफोलियो को, पर मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेट कर लेंगे तो इन्हें मॉनिटर करने में भी इजी रहेगा और लंबे समय में ज्यादा वेल्थ बनेगा। कोटक मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप, इडलवाइज मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड, सिर्फ ये 4 फंड भी रखेंगे तो इनको वही एक्सपोजर मिलेगा जो इन्होंने ऑलरेडी सीख किया है 9 फंड्स के तहत। क्योंकि ये भी समझ लें स्वाति की जब आप एक मल्टी कैप फंड लेते हैं तो उसके अंदर स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों कैटेगरी इनबिल्ट होती है। जब आप फ्लेक्सी कैप लेते वहां भी फंड मैनेजर को ये चुनाव करना होता है कि वो लार्ज, मिड या स्मॉल में रहे, तो आपका एक्सपोजर तो तीनों कैटेगरी में बन ही रहा है। तो आपको अलग से एक लार्ज कैप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा है। 30 से 35 साल बहुत बड़ा टाइम होराइजन रहता है, और इतने बड़े टाइम होराइजन में आपको बहुत कंजर्वेटिव फंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना लॉन्ग टाइम होराइजन होता है उतना आपका रिस्क जो होता है वो कम होता है एक रिस्की एसेट क्लास में। तो अगर ये 30 साल बने रहते हैं और मिनिमम 12% का रिटर्न मार्केट देता है, जो बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न मैं मान रही हूँ, तो भी आप 3 से 3.5 करोड़ बना सकेंगे। और यही अगर 35 साल आप बने रहते तो 3.5 का ऑलमोस्ट डबल, 5.5 से 7-6 करोड़ के बीच में आप रकम बना पाएंगे। मगर जो भी आप डिसीजन ले, आप, मुझे लगता है इतने लंबा समय तो आप पेशेंटली इस पोर्टफोलियो में बने रहेंगे तो आप बहुत अच्छा आप वेल्थ जी। एक्यूमुलेट कर पाएंगे। ओके, तो श्यामला भट्ट जी आप सुन अगर रही होंगी तो कुछ बदलाव है, उन पर जरूर गौर कीजिएगा। सम्राट कपूर अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे जो है जानना था, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना था, और उसके साथ साथ मैंने म्यूचुअल फंड्स के कुछ दिए हैं जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप है, एंड कुछ मेरे पास म्यूचुअल फंड है जो मैंने अभी सिर्फ बंद कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि उसमें मैं सिर्फ को कंटिन्यू करूं या उसमें से SWP कर लूं अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में, सो दैट कि वो लाइन जो पड़े हुए हैं मेरे ऐसे ही, वो जो है उनका मैं यूटिलाइज करके इधर कर लूं। तो वो जानना था, और ये ठीक है मेरे पोर्टफोलियो की नहीं? ठीक है। विकास, आप प्लीज इनका पोर्टफोलियो स्टडी करेंगे। कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? जो रोकी गई एसआईपीज हैं उनको उनसे एसडब्ल्यूपी करना सही आइडिया रहेगा इस मार्केट में? तो स्वाति, क्योंकि ये जो सम्राट जी ने बताया कि उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसका वैल्यू कुछ 3,64,000 रुपए का है, तो SWP से इनको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मतलब मान लीजिए अगर आप 10% के रिटर्न भी पकड़ लीजिए अगर, तो 35,000 के आसपास इनका साल का पैसा बनेगा। तो उसमें 35,000 में से 2 से 3,000 रुपए मंथली ये विड्रॉ कर पाएंगे, तो उससे आपका कोई मतलब बहुत ज्यादा गेन नहीं होगा। स्पेशली अभी आप बिल्डिंग अप स्टेज में है, जब आपको कॉर्पस क्रिएट करना है। आपने शायद सम्राट जी ये भी भेजा कि आपके कुछ लक्ष्य हैं, जैसे 30 लाख का, 50 लाख का और 5 करोड़ का लक्ष्य है, जो 4, 12 और 18 साल में आएगा। जी तो सर। अगर उसको देखेंगे तो सम्राट जी उसमें भी बहुत बड़ा गैप है, बिकॉज अगर आप 4 साल में 23,000 का सिप करते हैं तो 15,20,000 बनेगा, और आपकी रिक्वायरमेंट 30 की है तो वहां पे शॉर्टफॉल हो जाएगा। सेकंड सन की एजुकेशन के लिए 50 लाख चाहिए,
आप उसके 8 साल जो बचे हैं उसमें अगर आप सिप करेंगे 23,000 की तो 42 लाख बनेगा, तो अगेन उसमें 8 लाख का शॉर्टफॉल आएगा। और 5 करोड़ की आपको किटी चाहिए रिटायरमेंट की, तो इसके लिए आपको 4 करोड़ मतलब चाहिए, जबकि 5 करोड़ चाहिए, जबकि 1 करोड़ के आसपास ही कॉर्पस बनेगा। अगर मैं आपका एनपीएस पीपीएफ वाले वो भी जोड़ लूं तो 7-8% का रिटर्न वहां से आएगा। मैं आपको एक रिवर्स तरीके से सोल्यूशन देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, पीपीएफ और एनपीएस जितना इन्वेस्ट कर दिए उसको छोड़ दीजिए। उसमें जो आपका पैसा बचता है, जैसे मान लीजिए आप 50,000 का एनपीएस कर रहे हैं, तो 4,000 रुपए मंथली आपका अगर बचता है, उसका आप यही जो सिप्स है आपके, उसमें सिप अमाउंट बढ़ाइए, बिकॉज आपको रन रेट थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो महज जैसे 3,000 का अगर आपने पीपीएफ का रोक के म्यूचुअल फंड में लगाया तो 30 लाख का आसपास आपका 18 साल में बनेगा। और 4,000 का अगर एनपीएस का रोक के आप म्यूचुअल फंड्स में ही करते हैं तो रफली 45 लाख बनेगा। तो पहले आप क्या करिए, अपने रिटायरमेंट किटी वाला जो है उसको आप 5 करोड़ के टारगेट को या तो इस तरीके से बनाइए, या अपना जो होराइजन है वो 2-3 साल से आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपका जो 3,60,000 का पोर्टफोलियो है, इसको जब आप 4 साल का होगा, 6-7 लाख रुपया जब आपका बनेगा, इसको आप यूज करिए पहले बच्चे के एजुकेशन के लिए डाउन पेमेंट का, और बाकी का आप एजुकेशन लोन लीजिए। तो अपनी एजुकेशन जो बच्चों की है उसको आप फंडिंग लीजिए बैंक से, और अपनी रिटायरमेंट किटी को मत छेड़िए, उसको आप बढ़ने दीजिए, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शुरू का जितना एक्यूमुलेशन हो रहा है वो सारा बच्चों की पढ़ाई में चला जाए और रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास कुछ ना बचे। तो थोड़ा इस तरीके से रखिए कि फोकस आप रखिए अपने रिटायरमेंट पे पहले, और बच्चों की एजुकेशन को पार्शली आप फंड करिए, पार्शली आप बैंक से लोन लीजिए। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन एजुकेशन लोन के थ्रू। और जब बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, उसके 1 साल के बाद या जॉब लगने के जो भी पहले हो जाए, तो वो ईएमआई आपकी स्टार्ट होती है। उसमें फिर अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए कि वो थोड़ा-सा अपना जो ईएमआई है, थोड़ा आप बर्डन लीजिए, थोड़ा बच्चों को दीजिए। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे तो तीनों गोल आपके हो सकते हैं, बट थोड़ा-सा आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ओके सम्राट जी, होपफुली आपने सुना आपकी पूरी पोर्टफोलियो प्लानिंग अब इसके बाद कैसे होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का भी करते हैं, पूनम और विकास। धन्यवाद करेंगे हमारे साथ आज के इस शो में शामिल होने के लिए। साथ ही ब्रेक का भी वक्त हो गया है, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।